Dear students, today we are starting a new topic, International Human Resource Management. It is the part of International Business Management. जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। जब भी हम अक्रॉस द कंट्री कहीं भी बिजनेस करने जाते हैं तो वी नीड ह्यूमन रिसोर्स, ताकि हम वहाँ पर अपने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करा सकें। अब ह्यूमन रिसोर्स जो अवेलेबिलिटी है वो डोमेस्टिक भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, जिसके लिए मैंने आपको कुछ अप्रोचेस भी बताई थी, जिसमें अप्रोचेस थी जियो सेंट्रिक थी, पॉलीसेंट्रिक थी, एथनोसेंट्रिक थी। ये सारी अप्रोचेस होती हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस अपने का ह्यूमन रिसोर्स को चूज़ करती हैं, वेदर इट इज़ फ्रॉम होम कंट्री और होस्ट कंट्री। वो ह्यूमन रिसोर्स होम कंट्री का भी हो सकता है और होस्ट कंट्री का भी हो सकता है। होस्ट कंट्री मीन्स जिस कंट्री में वो अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। अब होस्ट कंट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स लेने का कुछ फ़ायदा भी होता है, क्योंकि जब हम अक्रॉस द बॉर्डर जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट सोशल कल्चर्स आते हैं, लैंग्वेजेस आती हैं, वहाँ के रिलीजन्स आते हैं जो हमारे पूरे बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। यदि वहाँ का एम्प्लॉय होगा तो वहाँ के सारे कल्चर और बाकी सारी चीज़ों को अच्छी तरह जानता होगा, तो उसी से रिगार्डिंग सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, जो प्रमोशंस होते हैं, अप्रेजल्स होते हैं, वो सब उसी बेसिस पे लगते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और है, जब भी किसी कंट्री में किसी दूसरे कंट्री के एम्प्लॉय को बुलाया जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी सिक्योरिटी लेवल को लेके, जब उसका वर्क वीज़ा ख़त्म हो जाए उसको लेके, और जब उसको उसकी होम कंट्री वापस भेजना उसको लेके, तो ये सारे काम एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के होते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि इंटरनेशनल एचआरएम होता क्या है। सबसे पहले मीनिंग समझेंगे। मीनिंग क्या है कि जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल एचआरएम की, इट इज़ ए क्रॉस कल्चरल। क्रॉस कल्चरल मीन्स जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ डिफरेंट कल्चर्स के एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही एम पर काम कर रहे होते हैं, और एचआर उनको उसी वे में मोटिवेट करता है कि वो कंपनी एम को पूरा कर सके, और उनके लिए फैसिलिटेशन लेवल भी उसी तरीके का देता है। तो जब भी हम एचआरएम की बात करते हैं, इंटरनेशनल एचआरएम की बात करते हैं, तो इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड। ये एक सिंपल होम कंट्री या डोमेस्टिक कंट्री के इंडिविजुअल नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड है। और जब भी हम अगर इंटरनेशनल एचआरएम को अप्लाई करते हैं, तो जब हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री से अक्रॉस द कंट्री पहुंचते हैं तो हमारा बिजनेस एक्सपेंशन होता है, जिससे हम ग्लोबल हो जाते हैं। और जब ग्लोबल हो जाते हैं और हम अच्छे स्किल्ड टेक्निकल पर्सन्स को हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तब हमको ग्लोबली सक्सेस मिल पाती है। और इसके लिए एक लाइन कही गई, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग, सोर्सिंग एंड इफेक्टिव यूटिलाइजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन मल्टीनेशनल कंपनीज। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉय करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, बाहर की कंट्रीज़ ने इंडिया में फ्रेंचाइजी जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग बीपीओ सेक्टर और कॉल सेंटर को सेटअप किया है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ उनको कॉस्ट इफेक्ट मतलब सैलरीज में मिल जा रहे हैं और वो आसानी से अपने काम को परफॉर्म कर पा रहे हैं। और यहाँ पर भी जब वो ऐसा ही नहीं, उन्होंने अपना एक्सपेंशन इंडिया में ही किया, उनको जहाँ पर भी मैन पावर मतलब सही प्राइसेस में अच्छी स्किल्स मिल रही हैं तो वो वहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएचआरएम की। आईएचआरएम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स। जब भी हम अपनी कंपनी को ग्रोथ पे लाना चाहते हैं तो अक्रॉस द वर्ल्ड जाते हैं, अक्रॉस द अपने बॉर्डर्स जाते हैं, तब हमको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे पास स्किल्ड और टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स सभी जगह अवेलेबल है जिनका हम यूज़ करते हैं। तो इससे हमारे पास हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है एक लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स पे। दूसरा क्या है, हम कल्चरल रिस्क को भी अवॉइड करते हैं, ताकि हमारी वजह से हम उन एम्प्लॉयज़ को चूज़ करने की कोशिश करते हैं जो वहाँ के कल्चर में एडजस्ट कर सके, जहाँ पर भी हम अपने बिजनेस का एक्सपेंशन लेने जा रहे हैं। तो इससे एक रिस्क कम होता है जब हम इंटरनेशनल एचआरएम यानी जो अपना पूरा प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स को लाने का, वो इंटरनेशनली हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, जो रिलीजन डिस्पैरिटीज़ होती हैं
उसमें भी कमी आती है, क्योंकि वो अपने वहाँ पर जो रहने वाले हैं वो रिलीजन्स को अच्छी तरीके से क्लियर होता है, उनको पता होता है कि वहाँ के हिसाब से कैसे रहना है। जैसे कि अगर इंडियन कंट्रीज़ अभी अरेबियन कंट्रीज़ में जाती हैं, या अरेबियन कंट्री के लोग अगर इंडिया में काम करने आते हैं, तो पूरे रिलीजन्स चेंज होते हैं, तो वहाँ पर डिस्पैरिटीज़ को भी अवॉइड करने के चांस मिलते हैं जब वो साथ काम करते हैं, एक ही एम पे काम करते हैं। बाकी कंपटीशन वर्ड है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, सभी वर्ड में कंपटीशन लेवल हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब हमारे पास मल्टीपल स्किल्स होती है फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज़। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अपने जो भी है अपना जो कल्चर है, एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल क्रॉस कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो स्प्रेड होती हैं, और कंपनी एम के साथ ही स्प्रेड होती हैं। एचआर जो होते हैं कंपनी के, वो इन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से किसको कल्चर वाइज सपोर्ट किया जा सके, ताकि पूरी कंपनी में एक अच्छा माहौल रहे और कंपनी का एक्सपेंशन जो सोच के वो आगे बढ़े वो बढ़ता रहे। टू यूज़ स्किल एंड नॉलेज फ्रॉम द वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स अवेलेबल हैं उनके हिसाब से हम ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ कर सकें। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ इंटरनेशनल एचआरएम की, कि स्कोप मीन्स कहाँ कहाँ पर इंटरनेशनल एचआरएम हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे लिए कहाँ कहाँ इसके लिए स्कोप है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस। इंटरनेशनल जब एचआरएम की बात चलती है तो रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस अक्रॉस द कंट्री बॉर्डर लेवल के पार जगह सोचा जाता है। अगर हम डोमेस्टिक कंट्री में कर रहे हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस सेम होते हैं, लेकिन फैसिलेशन डिफरेंट होते हैं। जब हम इंटरनेशनली किसी कंपनी में हायर किए जाते हैं या हायर का प्रोसेस करने का मिलता है तो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स का लेवल डिफरेंट होता है, कंपनसेशंस हमारे डिफरेंट होते हैं जब हम इंटरनेशनल एचआरएम की बात करते हैं। मैंने बताया जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसको बाहर जॉब मिला है, कंपनी ने ऑफ़र किया है, वो वीज़ा लेके वहाँ गया है, वहाँ पर उसको मेडिकल इंश्योरेंस, उसकी सिक्योरिटी एंड हेल्थ सेफ्टी सब चीज़ का ध्यान एक एचआर की पॉलिसी के अंडर आता है, और इसको पूरा एचआर मैनेजर को ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से उसको पूरा सपोर्ट किया जा सके। उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पूरी जिम्मेदारी अक्रॉस द बॉर्डर भी एक एचआर की ही होती है। वो उसको अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉज ट्रेन करता है, डेवलप करता है, ताकि वो कंपनी एम पर काम कर सके। लेबर रिलेशंस के ऊपर बहुत खास ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जब क्रॉस कल्चर्ड है तो वहाँ पर लेबर भी डिफरेंट होगी, उनके पूरा रिलेशंस पे भी ध्यान देना पड़ता है ताकि उनके बीच में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहे। कभी कुछ ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से दिक्कत हो किसी को। जैसे कि अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पे आप अगर देखें, अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेरिका या कहीं पर भी देखें तो वाइट एंड ब्लैक का बड़ा वो रहता है कि आप वाइट लोग हैं, हम ब्लैक लोग हैं, तो इस तरीके की बातें ना हो ताकि कंपनी के अंदर किसी तरीके के कोई डिस्प्यूट्स ना हो। ये काम भी एचआर का होता है, वहाँ पे किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, लेबर्स के बीच उनके रिलेशन हेल्दी रहें। और जो फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल एचआरएम को, वो फैक्टर्स क्या हैं? वो फैक्टर्स हैं कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, लेबर रिलेशन फैक्टर्स एंड पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स क्या है? जब हम किसी दूसरी कंट्री में जॉब करने जाते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स को अपने यहाँ बुलाती है जॉब के लिए, बिकॉज ऑफ स्किल एंड नॉलेज जिसको रिक्रूट करती सेलेक्ट करती है, तो कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि आप जिस दूसरी कंट्री में जाएंगे वहाँ कल्चर डिफरेंट होगा, आपका कल्चर डिफरेंट है। तो इन फैक्टर्स से इंटरनेशनल एचआरएम पे फ़र्क पड़ता है। और ये अगर देखा जाए तो मल्टी कल्चरल एक एनवायरनमेंट तैयार होता है। गूगल एक ऐसी कंपनी है जहाँ मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है, डिफरेंट जगह के लोग वहाँ काम करते हैं, डिफरेंट सिनारियो के काम करते हैं, एंड कंपनी इज़ नाउ ऑन द ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखनी पड़ती, और ख़ास तौर से कल्चरल हिट नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। इकोनॉमिक फैक्टर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो उसका भी फ़र्क पड़ता है, और अगर वीकर इकोनॉमी है तो उसका भी IHRM पे फ़र्क पड़ता है। लेबर रिलेशन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका रोल होता है। तो लेबर रिलेशन फैक्टर्स में हमें ध्यान देना पड़ता है कि किस तरीके के रिलेशंस मेंटेन रहें एम्प्लॉयज़ के बीच, ताकि किसी तरीके का कोई भी हर्डल ना आए कंपनी के पर ऑपरेशंस में, उनकी स्ट्रेटजीज़ में।
और पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स, जब भी हम अक्रॉस द बॉर्डर जाते हैं तो इसका भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल इम्पैक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। वहाँ पर लेबर लॉज अलग होते हैं, लीगल कंडीशंस अलग होती हैं। जो एक लेबर मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्स है, जिसके लिए अलग अलग तरीके के उन्होंने रूल्स एंड पॉलिसीज़ बना रखे होते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है तो हमारे यहाँ के हर कंट्री वाइज पॉलिसीज़ अलग अलग होती हैं, लीगल फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, और पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो कंपनीज़ पर रहता ही है। जब वहाँ पर किसी तरीके की यूनियंस बन जाती हैं या कुछ और होता है तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल इम्पैक्ट के अंदर आती हैं। इम्पोर्टेंस क्या है IHRM की? जो मेकर्स हैं, जो मतलब जो ओनर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो फॉरेन कंपटीटर्स से मतलब बहुत ज़्यादा समय तक प्रोटेक्टेड नहीं रहती हैं। तो उसमें जो है हमारा जो IHRM है वो काम आता है, क्योंकि जब हम वहाँ के एम्प्लॉयज़ को यूज़ करते हैं और वहाँ की ही कंपटीशन में उनको यूज़ करते हैं ताकि हम वहाँ की स्ट्रेटजीज़ को समझ सकें, वहाँ के कल्चर एनवायरनमेंट के हिसाब से काम कर सकें, सोशल फैक्टर को देख सकें, पॉलिटिकल इम्पैक्ट को देख के काम कर सकें, तब हम कहीं जाके मार्केट में कम्पीट कर पाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है IHRM की। वो इस तरीके के रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शंस करते हैं ताकि हम कम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को स्टैंड कर पाएँ। अब हमारी जो कंपनी में होता है, डिफरेंट कंट्रीज से बहुत सारी वर्कफोर्स काम कर रही होती है, जिसका फ़ायदा मिलता है। डिफरेंट माइंड सेटअप्स होते हैं, स्किल्स होती है जो यूज़ होती हैं, जिनकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड अपने आप को स्प्रेड कर पाती है, अपने बिजनेस को स्प्रेड कर पाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन कम्पिटिटिव एडवांटेजेस IHRM रिक्वायर्ड। अगर आपको मार्केट में कंपटीशन में फ़ाइट करनी है तो आपको IHRM पे ध्यान देना पड़ेगा। आपकी जो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स फोर्स है, चाहे वो मार्केटिंग की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, जब आपके पास मल्टीपल टैलेंट होता है, मल्टीपल स्किल्स होती हैं, डिफरेंट तरीके की टेक्नोलॉजी लोग जानते हैं, तो आप मार्केट में कम्पीट कर पाते हैं और मार्केट का कम्पिटिटिव एडवांटेज उठा पाते हैं। फाइंडिंग एंड नर्चरिंग द कैपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम सबसे इंपॉर्टेंट HR का होता है। जब हम HR के काम पे ध्यान देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है फाइंडिंग्स, कि उनको हमें डेवलप करना है, उनको ट्रेनिंग करना है ताकि उनको नरिश कर सके और अपने लिए अच्छे तरीके से यूज़ कर सके। फॉर ग्लोबल फर्म्स अ डाइवर्स फोर्स इज़ द की। अगर हम देखते हैं, अगर आपको कंपनी को अपना ग्लोबल बनाना है, इंटरनेशनल बनाना है, तो आपके पास एक डाइवर्सिफाइड फोर्स होनी चाहिए जिस पे पूरी कंपनी अच्छे से वर्क कर सके और अपने बिजनेस को किसी भी कंट्री में स्प्रेड कर सके। ह्यूमन रिसोर्स इतना स्ट्रांग होना चाहिए, HR डिपार्टमेंट स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो वहाँ के फैसिलेशन को अवेल करा सके, कंपनी के एम के अकॉर्डिंग मोटिवेट कर सके एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो कंपनी के बिजनेस में सहयोग दे पाए। अब बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ IHRM की। चैलेंजेस क्या क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी को मैनेज करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स वर्कफोर्स होती है, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट लैंग्वेज के साथ, डिफरेंट स्किल्स के साथ, डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ के साथ, ये सारी चीज़ों को भी एक HR को डील करना पड़ता है। ये चैलेंजेस हैं एक HR के लिए जिनको वो रेक्टिफाई करता है, यूज़ करता है, उसको मोटिवेट करता है ताकि सब लोग एक ही जगह पर एक एम के साथ काम कर सकें। कम्युनिकेशन चैनल में प्रॉब्लम आती है जब डिफरेंट लैंग्वेज के लोग होते हैं, डिफरेंट तरीके से बातचीत का ढंग होता है, तो वहाँ पर भी एक HR को दिक्कत आती है पूरे चीज़ों को मेंटेन करने में, ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन करने में इंटरनेशनल लेवल पर। इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट होती हैं, वो भी इम्पैक्ट डालती हैं, ये भी एक चैलेंज है। लीगल प्रोसेसेस जितने भी होते हैं और रिटेंशन, जिनको अगर हमें निकालना है तो वहाँ पे लीगल पूरा प्रोसेस होता है, हर कंट्री में डिफरेंट प्रोसेस है, उन प्रोसेसेस को फॉलो करना होता है। अगर किसी को निकालना होता है या रखना होता है, वट एवर, जिसको एक HR का पूरा रोल जो होता है उसमें उसको ध्यान रखना पड़ता है वहाँ की लीगल कंडीशंस को देखकर, लीगल पॉलिसीज़ को देखकर। तो ये सब चीज़ चैलेंज की फॉर्म में आती है इंटरनेशनल HRM में। प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करी जाती है कि हमें कितनी ह्यूमन रिसोर्स किस टाइप की चाहिए, किस स्किल की चाहिए, किस तरीके से चाहिए। फिर उसके लिए हम लोग प्रोसेस करते हैं रिक्रूटमेंट का, जहाँ पर हम CVs वगैरह मंगाते हैं, हमारे रिक्वायर्ड के हिसाब से हम उसमें से शॉर्ट लिस्टेड कर लेते हैं, उनका हम फिर प्रोसेस करके सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद जो भी कंपनी के एम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके से काम करना है, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम चलता है। फिर जब कंपनी में एम्प्लॉय हो जाता है तब उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर
बात चलती है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही उसी का जो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैं उसको देने होते हैं, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको एज ए मोटिवेशन हम एक एचआर को देनी होती हैं। कंपनसेशंस, अगर किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो कंपनसेशंस भी देना पड़ता है। और इंटरनेशनल एचआरएम में तो बहुत खास इस बात के लिए ध्यान रखा जाता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्री से लोग आए हुए होते हैं और वहाँ पर आके जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके कंपनसेशन डिफरेंट तरीके से रखे जाते हैं। रिपेरिटेशन क्या होता है, अगर किसी का वीज़ा ख़त्म हो गया या जॉब पे से निकाल दिया गया या जॉब उसका टाइम पीरियड पूरा ख़त्म हो गया, किसी प्रोजेक्ट वर्क पर आया है या कंपनी ने उसको बुलाया है, तो उसको उसके होम कंट्री तक पहुंचाने का काम भी एक एचआर का ही होता है कि उसका पूरा प्रोसेस का ध्यान रखे, ताकि वो अपनी जहाँ से आया है वहाँ तक तो एटलीस्ट सेफली पहुँच जाए। एम्प्लॉय रिलेशंस का एक पूरा प्रोसेस रहता है। ये एक टोटल प्रोसेस है जो एक इंटरनेशनल स्टाफिंग में जब भी हम ध्यान करते हैं तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है एक एचआर को। स्टाफिंग अप्रोच क्या है, मैंने बताया था एथेनोसेंट्रिक अप्रोच है, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच है, जियोसेंट्रिक अप्रोच है, रीजियोसेंट्रिक अप्रोच है। एथेनोसेंट्रिक में मोस्टली हायर पोजीशंस पे अपनी होम कंट्री के लोग रहते हैं, बाकी हायर साइड जो भी हायर करने होते हैं वो बाहर के लोग भी हायर किए जा सकते हैं। पॉलीसेंट्रिक में जो होता है, कोशिश की जाती है कि बाहर के जो लोग हैं उसी कंट्री में के लोगों को हायर पोजीशन पे दिया जाए, अपने यहाँ के कम लोगों को दिया जाए, ताकि सभी जगह पर एक सेम, हमारा जिस कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ के कल्चर पॉलिसीज़ और उन सबको देखते हुए वहाँ के लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हायर पोस्ट पे, ताकि वो अपनी कंट्री में उस चीज़ को आगे अपने डील कर सकें। जियोसेंट्रिक अप्रोच वो होती है कहीं पे भी जहाँ स्किल हो, जहाँ टेक्निकल स्किल हो, जहाँ पर अच्छा पर्सन हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, स्किल्ड फोर्स हो, उनको लिया जाता है, चांस दिया जाता है, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, इससे मतलब नहीं है, चाहे होम से हो या होस्ट से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही रीजियोसेंट्रिक में एक रीजन्स के सेलेक्टेड स्पेसिफिक एरिया के लोग लिए जाते हैं जहाँ के हमें अप्रोच करनी होती है अपने बिजनेस को लेके। बेनिफिट्स क्या है इंटरनेशनल स्टाफिंग के, ग्लोबल डेटाबेस हमारा बढ़ता है अबाउट द एम्प्लॉय रिलेशंस में, क्वालिफाइड टैलेंट हमको मिलते हैं, लोकेशन स्पेसिफिक कैंडिडेट हम फाइंड कर पाते हैं ताकि हम उसको यूज़ कर सकें वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से, और हमारी क्वालिटी लेवल बढ़ती है हायर करने की। जो भी ग्लोबल सक्सेस की प्लानिंग्स हैं वो हमारे लिए आसान हो जाती हैं, फैसिलिटेट करते हैं एचआर पूरे कंपनी के विज़न को, पूरे जो भी अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं एचआर ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करते हैं। स्टाफ जब हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स का होता है, डिफरेंट पूरा डाइवर्सिफाइड होता है, तो हमारा जो कंपनी का एम है वो आसानी से कंपनी अचीव कर लेती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल बिजनेस कि हमारे पास जो एम्प्लॉय हो, एचआर ह्यूमन रिसोर्स हो, वो हम बहुत सोच समझ के रखें, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ध्यान रखें, ताकि कंपनी उनको यूज़ करके अपने मोटिव को पूरा कर सके। Thank you so much for listening me on this topic. I will come back with my next topic in my next lecture. Thank you so much.